एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमारे रहने वाले 3 लेवल, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। मेमोरी लेवल, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, ये मेमोरी पर आधारित होने वाला है, याद करने पर आधारित होने वाला है चीज़ों को। इसको प्रोपाउंड करने वाले हैं जॉन एफ हर्बर्ट। एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, मतलब रटने पर आधारित है ये जो मेमोरी लेवल है, और चीज़ों को रिकॉल करने पर आधारित है। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर मेमोरी विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग बिहाइंड इट। मतलब आपको इसमें चीज़ें क्या है, इस लेवल पर बच्चे को डीपर मीनिंग नहीं सिखाया जाता कि ये चीज़ों बस उसमें इसको रिकॉल करना है और याद करनी है वो चीज़ें, और टाइम आने पर उनको रिकॉल करना है। इट इज़ अबाउट स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फैक्ट्स, मतलब कि आपने फैक्ट को स्टोर कर लिया, जब आपको नीड होगा आपने उन फैक्ट्स को रिट्रीव कर लिया अपने नॉलेज में से, अपने माइंड में से, अपने मेमोरी में से। ठीक है, अब इस लेवल में आप कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचर? आप रिपीटिशन यूज़ कर सकते हैं। बार बार चीज़ों को लर्न करवाने के लिए रिपीटिशन जो है बेस्ट मेथड है, क्योंकि आप देखेंगे हम छोटे बच्चों के साथ ये वाला जो है फॉर्मूला बहुत अप्लाई करते हैं कि बेटा इसको 5 बार रिपीट करो, 10 बार रिपीट करो, तो आपको ये जल्दी लर्न हो जाएगा। तो आप रिपीटिशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, मेमोरी एड्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पोएम लर्न करवानी है तो आप उनको अच्छे से सॉन्ग के वे में या राइम्स बना करके उनको लर्न करवा सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लैश कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो वो ऐसे बोलते हैं ना, विजुअल जो इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है माइंड में। अगर आप चीज़ों को दिखाएंगे तो वो अच्छे से याद रख पाते हैं उन चीज़ों को, कि टीचर ने मुझे ऐसा फ्लैश कार्ड दिखाया था, उस पर ये बना था करके, तो वो चीज़ें उनके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहने वाली है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि आप जो है बार बार से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, है ना, तो अब हम उनको क्या बार बार लर्न करवाते हैं उसको कि बेटा ये रिपीट करते रहो, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस बोलते हैं उसको, कि आपको ओवर एंड ओवर टाइम उसको बार बार लर्न करवा रहे हैं। आप क्विजेज एंड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग शॉर्ट क्विजेज और टेस्ट टू री इन्फोर्स मेमोराइजेशन एंड चेक रिकॉल। ठीक है, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस लेवल को प्रोपाउंड करने वाले हैं एच.सी. मॉरिसन। द टीचिंग एट दिस अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी एज कम्पेयर टू द टीचिंग एट मेमोरी लेवल। तो अब क्या है, टीचिंग का जो क्वालिटी है थोड़ी सी हायर हो जाने वाली है, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग पर बेस होने वाली हैं चीज़ें। इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल एज इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये वाला जो लेवल जो है जो ज़्यादा यूजफुल है, थॉटफुल है, क्योंकि अब ये रटने पर आधारित नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। टीचिंग एट दिस लेवल इज़ डन टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। बच्चे में इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप करना है आपको, और आपको जो है नॉलेज को इस तरह से बच्चे में लाना है कि वो रियल वर्ल्ड में उससे कनेक्ट कर सके और उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके उस नॉलेज से, ताकि वो जो चीज़ें उसको ज़्यादा याद रहें, लाइफ लॉन्ग याद रहें। इस तरह से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करवानी है बच्चों को एट दिस लेवल। और आप एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कोई आपने कंसेप्ट समझा दिया, समराइज कर दिया, उसके बाद आप बच्चे से बोल सकते हैं एट दिस लेवल कि बेटा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ या अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करो, ताकि आपको बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल पता हो जाए कि उसको ये चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे फिर। ठीक है, अब आप मेथड्स एज अ टीचर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इस लेवल पर, आप डिस्कशन यूज़ कर सकते हैं, एग्जांपल्स डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स से हैं जो बच्चे जल्दी कनेक्ट होते हैं, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है सबसे मेन है, अगर आप उन्हें देंगे तो उनको वो कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँगा तो मैं क्या करूँगा, या मैं इस सिचुएशन में होंगी तो क्या करूँगी। ठीक है, वो तो जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे। डिस्कशन कर सकते हैं कि आप कोई कंसेप्ट दे दीजिए, या तो आप बोलिए कि आप मुझसे डिस्कस कीजिए इस बारे में एज अ टीचर से, यानी कि, या फिर आप पीयर ग्रुप्स में ऐसे कोई टॉपिक दे सकते हैं और डिस्कशन करवा सकते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ फिर एज अ टीचर आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उनको चीज़ें कैसे समझ में आती है। ठीक है, अब आता है कंसेप्ट मैप। आप कंसेप्ट मैप का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, आप उनका रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उस टॉपिक से आप कंसेप्ट मैप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसा डायग्राम बना लिया, मैपिंग करवा सकते हैं उनसे एक तरह से। अब आता है नेक्स्ट
सोक्रेटिक मेथड क्या होता है कि आप वही होता है कि आप बच्चे को कोई सिचुएशन दे रहे हैं, देन आप उससे बोल रहे हैं कि बेटा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कीजिए, और आप उसमें आप गाइडेड क्वेश्चन जो है पूछेंगे उस कंसेप्ट से ही रिलेटेड, फिर उससे, ताकि उसको समझ में आए कि मैं सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नहीं चीज़ें। एक्टिव लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग तो आजकल मस्ट है, पैसिव लर्निंग का ज़माना चला गया। आपको बच्चों को सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आप सिर्फ लेक्चर नहीं दे सकते। अगर आपको उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करना है तो आपको उसको स्टूडेंट को एक्टिव लर्निंग में पुश करना ही होगा। आप या एक्टिव लर्निंग लाइक आप उनके पेयर बना दीजिए, ग्रुप्स बना दीजिए। बच्चे जो है फन वे में जल्दी सीखते हैं, फन में वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप उनको पेयर अप कर दीजिए उनके दोस्तों से, या ग्रुप बना दीजिए, कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए जिसमें वो इंगेज हो पाए और चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका जो है फिर अच्छा सा बेस बन जाता है फन में सीखने में ही, और वो याद भी रहता है लाइफ लॉन्ग। एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का एग्जाम्पल क्या है कि आप जो फोटोसिंथेसिस को समझा भी रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, नॉट ओनली कि हाँ आपने पूरा फॉर्मूला रटवा दिया काम हो गया, और फोटोसिंथेसिस के बाद उसको ये भी बता रहे हैं कि बेटा ये इम्पोर्टेंट क्यों है लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका जो है, फिर उसको अंडरस्टैंड करनी है ना चीज़ें, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपको सिखानी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो आपको उसको इम्पोर्टेंस भी बतानी पड़ेगी रियल लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि वो लिंकअप कर पाए चीज़ों को। ठीक है, तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, थर्ड एंड एडवांस लेवल बोलते हैं, जिसमें अब बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप करनी है उसको चीज़ों को लेकर के, गिवन बाय हंट। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एन इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लोरेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। एंड दिस वन इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे हाईएस्ट लेवल है और सबसे प्रैक्टिकल लेवल है टीचिंग का। दिस लेवल बेसिकली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इस लेवल पे कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं? साइंटिफिक मेथड यूज हो रहे हैं प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। A learner can achieve this level only after memory level and understanding level. जब वो फर्स्ट 2 लेवल्स को क्रॉस कर लेगा तभी वो थर्ड लेवल पर आ सकता है, इस स्टेज पर आ सकता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर। At this reflective level, students are encouraged to critically analyze and evaluate. प्रॉब्लम्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्रिटिकली क्या है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करे, इवेल्युएट करे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाए, चीज़ों को समझे इस लेवल पर। एट इट इज़ द मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई हाई ऑर्डर कोग्निटिव स्किल्स, ताकि उनसे हाई ऑर्डर कोग्निटिव स्किल्स यूज करने का एक्सपेक्ट किया जाता है, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस लेवल इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स में रिफ्लेक्ट ऑन their own experience in how they relate to what they are learning। मतलब कि सेल्फ रिफ्लेक्शन को इनकरेज किया जाता है इस लेवल पर कि कोई चीज़ उनसे सिखाई जा रही है तो खुद से रिलेट करें, ताकि जो है वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करें कि मेरे साथ कभी ऐसे हुआ था एंड ऐसी सिचुएशन अब टीचर भी बता रहे हैं, ऐसा कुछ जो है यहाँ पर भी बता रहे हैं, तो उससे रिलेट करेगा वो चीज़ें जो है सीख पाएगा, बहुत जल्दी सीख पाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कि मैं उस सिचुएशन में ये चीज़ कर सकता था। ठीक है, टीचिंग एट दिस लेवल इन्वॉल्व्स इंकरेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिस्कशन एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। तो इस टीचिंग लेवल पर आपको बच्चों में क्या है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इंकरेज करना है, डिस्कशंस करनी है, और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स जो हैं वो सीख पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, कि एक चीज़ के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में सीख पाएँ स्टूडेंट्स। अब इस लेवल पर आप क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं? डिबेट्स एंड डिस्कशन वही यूज़ कर सकते हैं जो उसमें हमने किया था सेकेंड लेवल पर। आप उनसे ओपन एंडेड डिस्कशन कर सकते हैं, वेयर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट देयर व्यू पॉइंट्स विद एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, कि आप बच्चे को अब एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग से अपने पॉइंट को प्रूव करना है। ठीक है, केस स्टडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड सिनेरियोज फॉर ए स्टूडेंट टू एनालाइज, डिस्कस एंड प्रपोज सोल्यूशन फॉर।
मतलब कोई आप सिचुएशन दे सकते हैं, कोई जो पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है आप उसको स्टडी को बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, उस सिनेरियो को, और बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा आप इसको एनालाइज कीजिए, डिस्कस कीजिए और उसके बारे में अपने तरीके से सॉल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, allowing student to engage with complex real world problems where they need to analyze, evaluate and find solution। मतलब बिल्कुल रियल लाइफ पे जो बेस्ड होंगी जो प्रॉब्लम्स, उनका आपको एनालाइज करना है, एवेल्युएट करना है और सोल्यूशन को फाइंड करना है। पीयर रिव्यू का यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट इवेल्युएट्स ईच अदर वर्क विच इनकरेज रिफ्लेक्शन ऑन क्वालिटी, एविडेंस एंड रीजनिंग, कि बच्चे जो है एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने मतलब किए हैं, केस स्टडी की है, एनालाइज किया है, डिस्कशन किया है, जो भी सोल्यूशन निकाले हैं, वो जो पीयर जो है अब आपस में उस चीज़ों को देखे कि हाँ ये ऐसे बेटर हो सकता था, दोस्तों में स्टूडेंट जो रहेंगे। तो ये सब आप जो है मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ MCQs देख लेते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द होल मार्क। क्रिटिकल थिंकिंग कौन से लेवल में आती है? रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग एट द मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पर कौन सा एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट रहेगा? एक्सप्लेनिंग, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाएगा। मेमोराइजिंग, तो मेमोरी लेवल पर मेमोराइजिंग होता है। सी क्या है? एनालाइजिंग, तो इसमें सबसे बेस्ट है। और कोई ऑप्शन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कीवर्ड्स देख लीजिए। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। थर्ड, विच टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एनहेंस मेमोरी रिटेंशन। सबसे ज़्यादा अब क्या यूज़ कर सकते हैं मेमोरी रिटेंशन के लिए? कंसेप्ट मैपिंग यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट मैपिंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग तो हमने दूसरे लेवल में किए थे, मेमोरी लेवल में नहीं किए थे। फ्लैश कार्ड्स किए थे, डिबेट्स भी, जो डिबेट्स एंड डिस्कशन जो दोनों लेवल में आ जाएंगे, तो इसमें तो ये होगा नहीं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? मेमोरी लेवल पर आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो बताना है। तो मेमोराइज करें, वो तो मेमोरी लेवल पर हो जाएगा। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कंसेप्ट्स इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक बात है, यही करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। क्रिएट न्यू मॉडल्स एंड थ्योरी नहीं। रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्टिव वाला तो आपका उसमें चला जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच एक्टिविटी, नेक्स्ट है विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा? कंप्लीटिंग अ fill in the blanks worksheet, writing a critic of an article, memorizing, तो मेमोरी लेवल पर आ गया। सॉल्विंग मैथ इक्वेशन, तो इसका बेस्ट यही रहने वाला है, राइटिंग अ क्रिटिक ऑफ एन आर्टिकल। इसी से आपको पता चल सकता है बच्चा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है उसकी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है इस लेवल